सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह पैगाम हुकूमत को भिजवा दिया गया है कि यही चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे और बेंच उनकी मर्जी का होगा और बेंच वो तमाम मामलात उठाएगा जिसके बारे में हुकूमत का ख्याल है कि बेंच को ये मामलात नहीं उठाने चाहिए, बशमूल वो बिल जिसके ज़रिए चीफ जस्टिस की पावर्स को रेगुलेट करने का कानून बनाया गया और कानून अभी तौसीक के लिए सदर मुमलिकत के पास मौजूद है। अभी उसको कानून की शक्ल नहीं मिली, लेकिन आज जस्टिस बंदयाल की तरफ से 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। इसके अंदर 3-4 हैरान कुन चीज़ें नज़र आई। बादियों नज़र में इस बेंच में तमाम के तमाम जो सीनियर जजेस थे मासवाए 1 और 2 के उनको मिनहा कर दिया गया, वो इसका हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब जिनको हुकूमत ने रिकॉल किया हुआ है और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने एक फ़ैसले के ज़रिए उनको नौकरी से फारिग किया हुआ है, उनके दस्तखत मौजूद हैं। ये 8 रुकनी बेंच है, यानी अगर इसमें 4-4 की डिवीज़न आ जाए तो कोई तरीका नहीं है हम ये जान पाए कि डाइसेंटिंग नोट कौन सा है, मेजॉरिटी जजमेंट कौन सी है। और ये बेंच बहुत ही जल्दी में बना है। जो पिटिशनर्स हैं उनकी फहरिस्त में भी देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हमें हैरानी हुई कि ये पिटिशन करके इस मामले से क्या लेना चाहते हैं। लेकिन पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अब मामला चीफ जस्टिस के हाथ में है और ये 8 रुकनी बेंच उसका फैसला करेगा कि चीफ जस्टिस की पावर्स क्या हैं, वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं या नहीं, वो बेंच खुद बना सकते हैं या नहीं, और हुकूमत की तरफ से जो उनके ऊपर यलगार है उसका जवाब उन्होंने कैसे देना है। इमरान खान इद्दत के मसले में फंस गए हैं। पहले उनकी जो हुकूमत की मुद्दत का मसला था वो पूरी नहीं कर पाए। आज जो उनके निकाह खां हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने इद्दत भी पूरी नहीं की बुशरा बीबी ने, और उस इद्दत के अंदर ही उनका पहला निकाह हो गया। मुतनाज़ा बात है और हम एहतियात से इस मामले को टेकअप करेंगे क्योंकि इमरान खान का इशू अब कोर्ट के अंदर चला गया। उनके निकाह खान ने जो एफिडेविट दिया है वो कोर्ट की एक डॉक्यूमेंट है। हम इसी प्रोग्राम में ट्रेंड्स की भी बात करेंगे जिसके अंदर जुडिशरी के इश्यूज़ और इद्दत का इशू नुमाया है। हमारे पास प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा मुसव्वदा जिसने कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की और कानून साजी के अमल में है, वो सदर साहब ने तौसीक नहीं की, उसके ऊपर बेंच बना के क्या उसका नोटिस लिया जा सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ ज़रा सी प्रॉब्लम है। देखिए वो बिल्कुल उन्होंने अभी केस लगा हुआ है, कल देखते हैं उस पर नोटिस होता है या नहीं, वो तो कल पता लगेगा। लेकिन नोटिस होगा और किस तारीख तक ये कानून, ये जो बिल है, कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैं समझता हूँ बिल को भी उन्होंने जिन लोगों ने चैलेंज किया है उसको किया जा सकता है। हमारी एक मिसाल मिलती है, वो हिजबा बिल की थी जिसमें एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था फ्रॉम साइनिंग द बिल, हिजबा बिल। तो ये बिल और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो इस तरह की ये पहले एग्जाम्पल मौजूद है और अब देखते हैं कि उसको फॉलो किया जाता है या क्या। और लेकिन आपको एक बार बताऊं, अगर केस चल रहा हो, नोटिस होता है अगले हफ्ते का या उसके बाद का या चलता है, तो ये बिल तो अपनी लॉ की शक्ल, एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा 10 दिन के बाद, मायने 21 अप्रैल तक। तो अगर कोई केस अगर प्रीमेच्योर भी है और ड्यूरिंग द टाइम वो हो जाता है तो हो सकता है कि उसको उस तरह से फिर देख लें। तो आबिद साहब, गैर मामूली एहतमाम फिर भी लगता है कि बिल बनने का इंतज़ार नहीं किया जा रहा और एहतमाम उसको टेकअप करने का पहले किया जा रहा है। क्या आपको इसमें ये गैर मामूली नौयत आया नज़र आती है कि नहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आती। जो आजकल हो रहा है, बड़ा अफसोस है कि हर जगह जुडिशरी पे हमले हो रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो जिसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं कि ये बिल बनाने की पार्लियामेंट जो एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है उसके पास वो पावर है या नहीं है उसके पास। क्योंकि देखिए ये इनको देखना पड़ेगा, जो बात आएगी सामने। अभी मैंने तो पटिशन्स देखी नहीं है जो फाइल हुई हैं, तो उसके अंदर ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि जो इस लॉ के ऊपर जो आर्टिकल जो
फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में एंट्री नंबर 55 है जो डील करती है, क्योंकि हो सकता है कोर्ट उस तरह से देखे, वो क्लर्क जिन्होंने फाइल किया है वो कहेंगे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर कम नहीं कर सकती, इनहांस कर सकती है। ये एंट्री 55 जिसके तहत वो एंट्री होती है जिसपे लेजिस्लेशन होती है। तो हो सकता है वो उन्होंने इस तरह से चैलेंज किया। दूसरी बात जो बात की हो सकता है करी जाए कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 191 जिसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स। अब उस वक्त कोई लॉ तो था नहीं और उन्होंने रूल्स बने हुए जो 1980 के हैं, उससे पहले 56 के थे। तो ये चीफ जस्टिस उनकी कमेटी ने बनाए थे रूल्स। अब ये देखना है कि क्या बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना के उस रूल में तब्दीली की जा सकती है और चीफ जस्टिस की जो एक पावर या चीफ जस्टिस का जो एक रोल है अंडर द रूल्स उसको कम किया जा सकता है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब चीज़ें अब अगर ये बातें सामने आएंगी तो इस पर ज़रूर बहस होगी इस तरह से। अच्छा, अब बेंच पे आ जाइए। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बावजूद इसके कि आपकी तबीयत ख़राब है आप फिर भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं शुक्रिया भी आपका अदा करता हूँ। लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है और आप चूँकि पाकिस्तान के अहम तरीन बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदर की हैसियत से, तो हमें आपको ये जहमत देना ही थी। मेहरबानी आपकी। ये फरमाइएगा कि बेंच की कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है सोशल मीडिया के अंदर। इसके अंदर जूनियर तरीन जजेस भी मौजूद हैं, मुतनाज़ा जजेस भी मौजूद हैं। इस बात से कतई नज़र कि उस तनाज़े की रूट्स क्या हैं, आप जब इस बेंच को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये इवन नंबर में बेंच है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पैगाम दिया जा रहा है और फिर सीनियर जज साहिबान को इतने अहम मामले से एक्सक्लूड क्यों किया जाए? ये तो चीफ जस्टिस साहब वही बता सकते हैं। बैंक क्योंकि सवाबदीद बेंच फॉर्मेशन इस चीफ जस्टिस का इख्तियार है और पिछले दो जो बातें हुई उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बेंच बनाई होगी। और अगर ये 8 की बेंच है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जैसे फरमा रहे थे अगर स्प्लिट भी हो जाए 4-4 तो फिर देखा जाएगा रिव्यू जो भी होगा। लेकिन अभी देखना है कि होता क्या है। देखिए सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कर ले आपके, मैं तो समझता हूँ कि अगर फुल कोर्ट भी बन जाता है ये बना दे, लेकिन उसमें फिर देखना पड़ेगा कौन से जज साहब बैठ सकते हैं नहीं, क्योंकि कुछ जजों ने ऑर्डर किया हुआ है कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स ही नहीं होनी चाहिए, उसमें पटिशंस ही नहीं आनी चाहिए। क्या वो उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं? पिछले केसों में उन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स पास किए हुए। रिसेंटली भी एक ऑर्डर पास हुआ, एक बेंच ने किया कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स ही रोक दी जाए। उसको फिर एक 6 मेंबर बेंच ने उस ऑर्डर को उसको सेट असाइड किया। तो ये सब चीज़ें अब है। तो अब देखना होगा कि कल ये बेंच नोटिस के बाद भी यही बेंच सुनेगी या उसमें कोई तब्दीली आती है। क्रेडिबिलिटी भी है और अब हम बिल्कुल हार्ट ऑफ द मैटर के अंदर जा रहे हैं। बड़ा ओपनली मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बहुत वाज़ेह नहीं हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गहरी और अनब्रिजेबल डिवाइड आ गई है? एक तरफ आपको वो जज साहबान नजर आते हैं जो चीफ जस्टिस के फैसलों के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं करते हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब नजर आते हैं जो उन जजेस के फैसलों पर एतमाद नहीं करते हैं। एक जज एक फैसला देता है, रजिस्ट्रार के जरिए उसको नलिफाई किया जाता है, वो जज उसका रिस्पॉन्ड करता है, 6 रुकनी बेंच बन जाता है, उसके बाद वो जज उसका फिर जवाब देता है। 4-3 की बहस का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। ये यूजुअल सिचुएशन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कानून और आइन और अदलिया के तकद्दस को मलहूज़ खातर रखते हुए कि बुनियादी तौर पर इट्स अ बिग जॉसलिंग विच इज गोइंग ऑन विद इन द सुप्रीम कोर्ट? हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन आप देखिए ये बात शुरू हुई थी जब 9 रुकनी बेंच बना, आपको याद होगा वो तो सुओ मोटो और जो पटिशंस थी उसके अंदर कुछ जजों ने अपने नोट्स लिखे जो और बाद में एक 5 मेंबर बेंच बन के फैसला हुआ। कुछ जजों ने उस केस को सुना ही नहीं, लेकिन उस पर उन्होंने जजमेंट्स दी। तो अब देखिए खुद कुछ लोगों ने फिर एक और बेंच बना दूसरे केस को सुनने के लिए। 2 जजों ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, मतलब उन्होंने कहा कि जी हम नहीं बैठेंगे इस बेंच में। तो अब देखिए अगर ये इस तरह की बात हो रही है, लेकिन सवाबदीद तो चीफ जस्टिस की उनके बनाए, तो आप खुद ही अब देखें वो उन्होंने तो पहले एक 9 रुकनी बेंच बना दिया था जिसमें सीनियर जजेस भी मौजूद थे, लेकिन आपने देखा फिर जब 5 रुकनी बेंच बना उसमें भी 2 उनमें से लोग मौजूद थे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया उसके अंदर। फिर वो डिबेट शुरू हो गई है 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था। तो अब इससे अब निकल के आगे चले गए, खैर वो इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद आगे चले गए 5 अप्रैल का फैसला आ गया,
वो आ गया, फिर ये इन्होंने लॉ ले आए। देखिए लॉ बनाने की टाइमिंग वो देखिए हमारी डिमांड्स हमेशा रही हैं कि अपील प्रोवाइड होनी चाहिए 184(3) में, लेकिन हमारा व्यू था और बार्स का मेरा व्यू था और भी व्यू है कि जी ये आईनी तरमीम की तहत हो सकता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं हो सकता। एक तरमीमी एक्ट आए और बिल आए उसके तहत ये करें, आप ज़रूर दें अपील की पावर, ये हमारा एक दरीना मुतालबा रहा है। दूसरी बात हम फुल कोर्ट देखिए, अब एक लॉ बेसिकली ये है कि आप नहीं डिमांड कर सकते कि कौन सी बेंच कौन और कौन से जज आपका केस सुने, लेकिन आपने देखा जब वो केसेस चले ओपनली कोर्ट के अंदर कुछ जजेस के खिलाफ बातें की जिन्होंने पहले माइंड अपना बनाया हुआ इस तरह से, फिर फुल कोर्ट की एप्लीकेशन दे के वो विड्रॉ कर ली गई सर उसमें, और फिर फुल कोर्ट अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट 13 जजों का होना चाहिए, 2 जज उसमें बैठे ही नहीं उनको उसके, तो अब ये अगर वो मैं ये कोई और अब ये फैसला करेगा कि कौन सा जज उनका केस सुने, तो इस तरह मामला नहीं चलेगा सर।